Hello guys, this is Vikas and welcome in JavaScript tutorial. This is lecture 27 for OOPS concept in JavaScript. So let's start with the practical examples. हम लोग practical implementation के साथ समझेंगे OOPS के सारे concepts को. तो देखिए OOPS को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि 2015 में लैंग्वेज जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको अपडेट करके उसमें OOPS के कॉन्सेप्ट जोड़े गए. इससे पहले इसमें जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट नहीं थे ये, उसके बाद में ऐड किए गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस जैसी चीज़ें आती हैं. तो OOPS यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बेसिकली यूज करते हैं स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करने के लिए. स्ट्रक्चर डेटा क्या है? टैबुलर फॉर्म का डेटा, लेबल डेटा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप को कंबाइन करके कलेक्टिवली यूज किया जाता है, उसको हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं. तो प्रोग्रामिंग के थ्रू स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम OOPS के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे. स्ट्रक्चर डेटा का मतलब हो सकता है जैसे एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय का एड्रेस है. बहुत सारे वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ते हैं अलग अलग. या फिर आप कह सकते हो जैसे स्टूडेंट की डिटेल है, या फिर आप कह सकते हो किसी बुक का डेटा है. तो आप सोचो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक है, हर बुक के लिए अलग अलग तरह के फंक्शन बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पे जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली उस डेटा को मैनेज करना आसान कर देता है. जैसे आपने एरे समझा था ना, एरे जो है सिमिलर टाइप की बहुत सारी वैल्यूज को कलेक्ट करके मैनेज करने की फैसिलिटी देता है. सेम चीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट डिसिमिलर टाइप की वैल्यूज को ऑपरेट करने, उनमें फंक्शंस अप्लाई करने और ऑपरेशंस करने की फैसिलिटी देता है. यानी बहुत इजीली मैनेज करते हैं जब आपका डेटा डिसिमिलर टाइप का होता है और प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज करना होता है. तो बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं. और देखिए कैसे बनाते हैं. आप एक क्लास कीवर्ड लिखेंगे और क्लास कीवर्ड में आप दे सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा. तो स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, इसमें हम कुछ फंक्शंस रखने वाले हैं. जैसे हमने एक फंक्शन रखा. अच्छा, क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में उसमें फंक्शन कीवर्ड लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे दे सकते हैं. तो हमने लिखा है स्टूडेंट डिटेल. स्टूडेंट डिटेल में हम क्या रखने वाले हैं? रोल नंबर रख लेते हैं, नेम रख लेते हैं और इसके अलावा क्लास रख लेते हैं उसकी. ये तीन चीजें रहेंगी और इन तीनों चीजों को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं. तो हमने यहाँ पे कुछ मैसेज दे दिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें हमने फिलहाल प्रिंट कराई हैं, रोल नंबर, नेम और क्लास. तो प्रॉपर एक फंक्शन है जो स्टूडेंट डिटेल प्रिंट करेगा. ऐसा ही एक फंक्शन हम यहाँ पे और बनाएंगे स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से, जिसमें हम स्टूडेंट की कंप्लीट रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे. तो हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाने होंगे, तो हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाने के लिए वेरिएबल्स ले लेंगे, साइंस और सोशल साइंस. ठीक है, 5 सब्जेक्ट हो गए और इसके अंदर हम ये पांचों चीजें प्रिंट करेंगे. बट उससे पहले हम क्या करेंगे? टोटल कैलकुलेट करेंगे. तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड देन नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करेंगे? इस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. तो परसेंटेज के लिए क्या होता है? टोटल इंटू 100 और डिवाइड बाई 500. अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो टोटल और परसेंटेज यूज कर रहे हैं ना, ये क्लास के अंदर है और क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उनको डिक्लेयर करना मस्ट है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगी. तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेट टोटल और परसेंटेज, ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली हैं. देन अब हम यहाँ पे ये दोनों चीजें प्रिंट कर सकते हैं. तो देखिए प्रिंट करने के लिए हम कोड लिख देते हैं. तो इस तरीके से हमने दोनों चीजों को प्रिंट कराया. उसके बाद एक और बना लेते हैं, एड्रेस के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं. तो हम इसमें क्या करेंगे? एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस रखने वाले हैं. जैसे उसका होम नंबर क्या है, उसका सिटी क्या है और उसका पिन क्या है. बस 3 चीजें रखेंगे और ये तीनों चीजें भी हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं. ठीक है, ये 3 फंक्शन हमने बना लिए हैं एंड नेक्स्ट लेवल पे हम क्या करने वाले हैं? अभी जैसे आपको एक पहले स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है इसमें, तो हम लिखेंगे ST1, ये पहला स्टूडेंट है. इसका आप चाहो तो यहाँ पे नाम लिख के वेरिएबल बना लो या फिर ऐसे ही बना लो, लेट से ही बना सकते हैं. तो यहाँ पे ये वेरिएबल जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं. तो इससे क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल एनी ऑफ द फंक्शन दैट आर डिक्लेयर्ड विद इन क्लास. तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे हम दे देते हैं रोल नंबर. हमने दिया रोल नंबर 1, कॉमा करके हमने स्टूडेंट का नाम दिया और फिर कॉमा करके हमने यहाँ पे क्या दिया? स्टूडेंट की कोटेशन हटा देते हैं, क्लास बता देते हैं, जैसे कि ये 12th क्लास का स्टूडेंट है. ठीक है, इसके बाद हमने स्टूडेंट 1 लिखा डॉट और यहाँ पे st करके रिजल्ट में
एंटर किया और यहाँ पे दे दिया हमने 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट दे दिए। st1 डॉट एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं और एड्रेस में हम यहाँ पे दे देते हैं होम नंबर, मान लीजिए 10 ऐसा करके, और कॉमा करके दे देते हैं सिटी, सिटी हमने दे दिया कानपुर, और कॉमा करके हमने दे दिया यहाँ पे पिन, तो पिन हमने दे दिया मान लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी हैं। अभी आप इस कोड को रन करा सकते हो और रन करके देख सकते हो इन सभी को कैसे ये आउटपुट में आएगा। यहाँ पे भी BR टैग लगा देते हैं जो कि हमने नहीं लगाया है। तो अब देखिए बहुत इजीली हमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 की जो सारी डिटेल है वो प्रिंट कर ली है इन 3 फंक्शन से। अगेन जैसे आपको दूसरे स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे प्रिंट करना है, आप ये कॉपी करो यहाँ पे और एज इट इज स्टूडेंट 2 लिख दो यहाँ पे, इसको हटा करके दूसरे स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे बस डिटेल चेंज कर दो, तो हमने डिटेल चेंज की, ये रोल नंबर 2 है। ठीक है, और बाकी डिटेल हम नहीं चेंज कर रहे हैं, बस ये चेंज कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। बस ये समझाने के लिए आप देख सकते हो ये स्टूडेंट 2 आ गया है। ठीक है, यहाँ रोल नंबर 2 है। आप अलग अलग मैसेज यहाँ पे प्रिंट करके दोनों को अलग कर सकते हो। तो देखो जितने स्टूडेंट हैं आप ऐसे करके st1 st2 st3 बनाते चले जाइए। बहुत ज़्यादा है तो एक एरे बना लीजिए इस ऑब्जेक्ट्स का, है ना, एरे बना लीजिए, फिर लूप लगा के उसको मैनेज कर लीजिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए यही सारे टूल्स यूज होते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, लूप एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देखो अंदर फंक्शन बना रहे हैं, उन्हीं फंक्शंस को यहाँ यूज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन हर एक स्टूडेंट के लिए। तो देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। क्लास को हम लोग बेसिकली ब्लूप्रिंट कहते हैं। जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली इस क्लास के सारे फंक्शंस आ जाते हैं। क्लास को आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर लिखी होती हैं। इसलिए हम क्लास को कई बार ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। देखो क्लास एक रिटन टेक्स्ट की तरह है। जब क्लास बनाते हो तो आप इसमें बहुत सारी चीजें लिख लेते हो, बट इसमें ना मेमोरी कंजप्शन नहीं होता है क्योंकि ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है। बट जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे OB1 या ST1 आपने बनाया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इस क्लास की सारी चीजें उठ करके इसके अंदर आ गई हैं। आप ऐसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऐसे ही तीसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऐसे ही चौथा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हर ऑब्जेक्ट के पास वो सारे फंक्शंस होंगे, वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो इस क्लास के अंदर लिखे हैं। तो ये जो है इन सब को गाइड करता है कि किस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या हो सकता है। इसलिए हम क्लास को ऑब्जेक्ट का गाइडलाइन भी कहते हैं। और एक बार क्लास बना लेने से आप उससे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इसलिए हम क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री भी कहते हैं। सारी डिटेल लिखी है, डिस्क्रिप्शन इसीलिए कहते हैं। देखो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप किसी फर्नीचर की शॉप पे जाते हो ना, तो वो आपको एक एल्बम दिखाता है जिसमें उसने बहुत सारे सोफे या बहुत सारे फर्नीचर्स का डिजाइन लिखा हुआ है। तो ये ना, ये बेसिकली एक क्लास है। अब जब आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हो तो उसके बेस पे वो आपको फर्नीचर बना के दे देता है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ही बार ये क्लास बनानी पड़ती है। अब जो भी कस्टमर को पसंद आएगा वो वहां से सीधे उठाएगा और बना के दे देगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो किसके बेस पे बन रहा है, इस क्लास के बेस पे। इस क्लास को देख करके तो बनाया जा रहा है। तो ये क्लास है और ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने भी बनाते चले जाओ। अब ऑब्जेक्ट मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, क्लास तो बस रिटेन मैटर है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्लास जो है ना, बहुत बहुत फुर्सत में बनाने वाली चीज है कि हम फ्री टाइम पे बैठ के सोचते हैं कि एक स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं और उन सारी चीजों को एक क्लास के अंदर रख लेते हैं। उसके बाद बस आपका सारा काम आसान हो गया है। जब भी स्टूडेंट की डिटेल आपको मैनेज करनी है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी डिटेल सेंड कर दी। तो एक स्टेप तो ये है। मैं यहाँ पे एक दूसरे स्टूडेंट का डेटा हटा रहा हूँ, सिर्फ एक ही से सैंपल बेस पे समझा रहा हूँ और आपको ये बात समझ में आई होगी। ये स्टेप 1 है या स्टेज 1 है, बेसिक चीज है। अब क्लास सिर्फ इतने के लिए ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसके डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो कि स्टूडेंट की डिटेल अगर आपको दोबारा चाहिए हो, मान लो आपको दोबारा प्रिंट करनी है कहीं पे, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा ST1 ST डिटेल और यहाँ पे फिर से उसकी डिटेल पास करनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें यहाँ फिर से लिखनी पड़ेंगी। और अभी तो हमने सिर्फ 3 चीजें लिखी हैं, स्टूडेंट की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारी चीजें होंगी, आधार नंबर होगा, उसका पैन कार्ड हो सकता है। तो डिटेल जो होती है ना बहुत सारी होती है, यहाँ पे भी बहुत सारी हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारी होती है।
तो हम बार बार जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हर बार हमें वो डिटेल यहाँ पास करनी पड़ेगी। और ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है कि हमें जब भी ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, हम हर बार फंक्शंस में डिटेल पास करते रहें। देखो, बैंक में आप जाते हो तो एक ही बार तो अपनी डिटेल बताते हो, उसके बाद जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो फेच कर लेते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बार बार पूरी डिटेल। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हम एक बार डिटेल बता दें और उसके बाद हमें बार बार बतानी ना पड़े। जब भी रिक्वायरमेंट हो हम उसे कॉल करें और हमें मिल जाए, क्योंकि जब एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ये डेटा हमें बार बार चाहिए होता है। अब हर बार हम डिटेल पास करें, ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तब हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट डिटेल जो फंक्शन हमने बना रखा है ना, इसमें स्टूडेंट डिटेल को प्रिंट नहीं करते हैं। तो हम इसके लिए प्रिंट करने के लिए अलग फंक्शन बनाते हैं। देखो, समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये एक अलग फंक्शन बनाया है, स्टूडेंट डिटेल शो के नाम से बना देते हैं, डिटेल शो के नाम से, या गेट के नाम से बना देते हैं, गेट। तो फिर इसको क्या कहेंगे, ये सेट है, हम यहाँ पे डिटेल को सेट करेंगे और यहाँ पे गेट करेंगे। तो देखो, दो तरीके के फंक्शन बनते हैं, सेट और गेट। यहाँ पे हम डिटेल भेजेंगे लेकिन प्रिंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे लेकिन भेजेंगे नहीं, ऐसे। तो सेट करने के लिए यहां पे सेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ऐसे करके सेट फंक्शन कॉल करते हैं। सेट कर रहे हैं तो ये यहां पे जाके सेट हो जाएगा। और जब हमें इसे प्रिंट करना होगा, देखो मैं ये वाले फंक्शंस भी हटा दे रहा हूं, एक्स्ट्रा वाले, एक से आप समझ सकते हो बाकी भी। जब यहाँ पे हमें कॉल करना होगा तो हम गेट फंक्शन कॉल करेंगे, जब हमें प्रिंट करना हो। अब देखो, जब भी आपको डिटेल चाहिए, गेट फंक्शन कॉल करो, आ जाएगी। अब आपको डिटेल पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन भी ऐसा ही बना रखा है। गेट वाले में देखो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, सेट फंक्शन जो है ना, ये अलग फंक्शन है, गेट ये अलग फंक्शन है। तो किसी एक फंक्शन के अंदर बने हुए वेरिएबल को उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहते हैं, और जो लोकल वेरिएबल होता है वो कभी दूसरे फंक्शन में यूज नहीं होता है। ठीक है, आई रिपीट कि एक फंक्शन के अंदर का लोकल वेरिएबल दूसरे में डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता है, एरर आ जाएगी। तब इसका सोल्यूशन क्या है, हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएं, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएं जो यहां पे भी हो और यहां पे भी हो। तो हम यहां पे रख के इनकी वैल्यू उस वेरिएबल में कॉपी कर देंगे और फिर यहां उन्हें यूज कर लेंगे। तो हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल टाइप का। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे दिस नाम का एक कीवर्ड है, और इसमें आप लिख सकते हो a इज इक्वल रोल नंबर, फिर आप लिखोगे दिस डॉट b इज इक्वल नेम, फिर आप यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट सी इज इक्वल CL। ये तीनों चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। अच्छा, आप चाहो तो ये ABC की जगह पे RN, नेम, CL ये सेम नेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल लोकल है और दिस के साथ लगा होने की वजह से ये वेरिएबल ग्लोबल हो गया, और ये दोनों अलग अलग हैं, ये वो पहचानता है। ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ये इस बात को पहचानता है, ब्राउजर, कि दिस लगा के बना है तो ये अलग ही अलग है, ये दोनों को मिक्स नहीं करेगा, ये दोनों अलग ही रखेगा। बट आप चाहो तो अलग अलग भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब प्रिंट करने की बारी आए तो आप दिस डॉट ए को प्रिंट करो, हमने वहां से कॉपी कर ही दिया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस डॉट बी प्रिंट करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस डॉट सी प्रिंट करोगे। अब आप इसको रन कर सकते हो और यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, ये देखो, रोल नंबर, नेम और ये क्लास आ रही है। तो सेट करने के लिए हमने एक अलग फंक्शन कॉल किया और गेट करने के लिए हमने एक अलग फंक्शन कॉल किया, और यही तरीका सही है कि हम ये दोनों काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएं। यही काम हम इन सब में करते हैं। हम रिजल्ट में भी यही करेंगे, एक सेट बनाएंगे, एक गेट बनाएंगे, तो दिस डॉट लगा के अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो, मैं ये बना रहा हूं, इसकी कॉपी कर दे रहा हूं। ये हमने यहाँ पे कॉपी किया, इससे ये प्रिंट करने वाली लाइंस जो है इनको हटा दिया, और यहाँ से ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको हटा दिया। अब यहाँ पे हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाने हैं, तो हम लिखेंगे दिस डॉट एच इज इक्वल एच। इस बार हम सेम वेरिएबल बना दे रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझता है इस बात को। दिस डॉट एम इज इक्वल एम, दिस डॉट एस इज इक्वल एस, दिस डॉट एस एस इज इक्वल एस एस। किसी को सेम कर दो, किसी को अलग कर दो, कुछ भी, कैसे भी, वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आओ, बस यहां पे जो ऊपर नाम दिया है वही यहां पे यूज करना है, दिस डॉट एच, दिस डॉट ई, दिस डॉट एम, दिस डॉट एस, दिस डॉट एस एस। अब देखो, यहां पे हमने लिखा, टोटल आ गया।
अब टोटल को प्रिंट करने के लिए दिस मत लगा देना, दिस डॉट टोटल मत कर देना, क्योंकि टोटल तो st रिजल्ट फंक्शन जो है ना ये इसी के अंदर बना है, ये देखो इसी के अंदर डिक्लेयर किया है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हम दिस तो उन वेरिएबल को लगाते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन में बना है, जैसे ये यहाँ पे बना है, यूज यहाँ पे करना है, तो हम दिस डॉट से कॉल कर रहे हैं। अभी क्या करना है यहाँ पे, आप st1 डॉट रिजल्ट st रिजल्ट सेट को कॉल करो, सेट के नाम से इसको बना देंगे और इसमें 5 मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स दे देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के 5 दे दिए, ठीक है। और जब भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पे लिखेंगे st रिजल्ट और यहाँ पे लगा देंगे गेट। अभी कॉल कर लेगा, तो देखो सेट और गेट दोनों अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे हमने नाम चेंज नहीं किया था, ये रहा हमारा सेट और ये रहा हमारा गेट। जैसा कि मैंने बताया सेम ऐसा बेनिफिट है हमें कि अब हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं। तो देखो कुछ इसमें गड़बड़ है क्या, रिजल्ट सेट एंड रिजल्ट गेट, ये देखो यहाँ पे एस कैपिटल कर दिया हमने, इसको यहाँ से हटाओ, स्मॉल करो, सेव करो एंड यहाँ पे आके आप देख सकते हो, तो ये देखो टोटल आ गया और परसेंटेज आ गया। इसी तरीके से हम एड्रेस भी बना सकते हैं, है ना। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी ये मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, तो आप इसको भी बना सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ। तो ये देखो हमने एड्रेस के लिए अलग अलग बना दिया है, इसको भी कॉल किया जा सकता है वैसे ही। अब एक ही बार डेटा यहाँ पे भेजना है। अब जब भी आपको ज़रूरत हो आप जितनी बार चाहो st1 डॉट st डिटेल कॉल कर सकते हो आप। ये देखो गेट फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोबारा से कॉल हो जाएगा। तो अब हमें बार बार, ये देखो यहाँ पे आ गया, अब हमें बार बार इसकी इंफॉर्मेशन को, डेटा को पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सेकंड। आई थिंक सेकंड स्टेज आपको समझ में आई होगी। अब एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं कि हमें सेट करने के लिए किसी भी स्टूडेंट की या एम्प्लॉय की, जिसका भी क्लास हमने बनाया है, उसकी सारी डिटेल को सेट करने के लिए हमें अलग अलग फंक्शन बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप यहां से हटा दो और यहां पे क्या करना, एक फंक्शन बनाना कंस्ट्रक्टर के नाम से, कंस्ट्रक्टर के नाम से एक फंक्शन बनाना और यहाँ पे सारे वेरिएबल दे देना, rn कॉमा नेम कॉमा cl कॉमा आपने नीचे जो चीजें दी हुई हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, सारे वेरिएबल यहीं पे दे दो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। फिर आप दे दो सिटी और पिन, जो भी चीजें आपने रखी जैसे कि होम नंबर था, सिटी था, पिन था, ये सारे वेरिएबल इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दे दो। और यहाँ पे ये जो आपने लिखा था ना, ये उठा करके इसके अंदर रख दो। सेम चीज आपने, अच्छा इसको डिलीट कर दो, अब st सेट की हमें जरूरत नहीं है, हटा दिया। ये वाला पार्ट कॉपी करके या कट करके यहाँ पे रख दो। अब हमें इस फंक्शन की भी जरूरत नहीं रही, हटा दिया हमने यहाँ से। इसके बाद ये वाला पार्ट भी उठा के वहीं रख दो, यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ से ये हटा दिया। तो हम चाहते तो किसी और नाम से भी बना सकते थे, बट कंस्ट्रक्टर के नाम से एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड नहीं कह सकते, वैसे प्री डिक्लेयर्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये फिक्स है, पहले से बना हुआ है, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। ये मेंबर फंक्शन है, ये दो काम करता है, एक ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है, मतलब इनिशियल कोई वैल्यू देनी हो तो काम करता है। तो इसके दो टास्क हैं, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, है ना, ये दोनों टास्क हैं। तो अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो नहीं बनाया था, तब ऑब्जेक्ट तो बन रहा था, तो क्या कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बिना भी ऑब्जेक्ट बनता है? बिल्कुल नहीं। जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था, तब आपका कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा था और वो आपकी क्लास के अंदर पहले से लिखा था, खाली पड़ा था। ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर बना होता है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात आती है सिर्फ, तो वहां पे कंस्ट्रक्टर को लिखने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से लिखा है। बट जब हम क्रिएट करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं, यानी इनिशियली कुछ वैल्यू भी रखना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और जो वैल्यू रखना है वो रख देते हैं। हमने ये सारी वैल्यू रख दी। हुआ क्या
कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा था, ये इस ऑब्जेक्ट के बनते टाइम पे ही इसको सारी वैल्यू दे दो। कहां पे? यहीं पे। ये कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है। जब आप क्लास के नाम से कॉल करते हो ना तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये देखो हमने उसकी डिटेल दे दी, यहाँ पे हमने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए। बस आपको वेरिएबल का सीक्वेंस याद रखना है ये। और हमने होम नंबर दे दिया, हमने यहाँ पे सिटी दे दी, और हमने यहाँ पे लास्ट जो पिन था वो भी दे दिया। अभी हमने सारी चीजें दे दी। सेट के सारे फंक्शन हटा दो क्योंकि हमने सेट के सारे काम खत्म कर दी। काम हम कंस्ट्रक्टर से करवा रहे हैं। अब सिर्फ गेट फंक्शन कॉल करना है। एक बार सेट कर दिया सारी डिटेल उठा करके, कंप्लीट। अब जब भी जो चीज चाहिए वो यहाँ पे गेट कर सकते हो। ये कंस्ट्रक्टर का कमाल है, देखो सेम। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक चीज चाहिए तो आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे लिखो st1। आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, डॉट करके आप कॉल कर लो। क्या कॉल करना चाहते हो? ए बी सी डी सिटी, सिटी जैसे चाहिए। हमने सिटी लिखा, सेव किया, यहाँ पे देखो ये कानपुर आ गया। तो पर्टिकुलर कोई एक चीज प्रिंट करनी है तो आप डायरेक्ट उसका नाम प्रिंट कॉल कर लो। कौन सा नाम कॉल करना है आपको याद रखना, ये वाले नाम कॉल करने हैं, ये वाले मत कॉल करना क्योंकि ये क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर लोकल है। लेकिन दिस लगा के जो बने ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल होने का मतलब है बाहर से भी कॉल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखो बाहर से कॉल कर रहे हैं। दिस डॉट ए कॉल कर सकते हैं। दिस डॉट ए में क्या था? रोल नंबर। दिस डॉट बी कॉल कर सकते हैं। बी में क्या था? नाम था। तो देखो यहाँ पे सिंह नाम आ रहा है। तो ये था कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं और बाहर से भी कॉल कर सकते हैं वेरिएबल्स को। अब देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हमें यहाँ पे जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हम सिर्फ उसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो क्लास के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ उसी को कॉल करते हैं और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, वो बेसिकली इसी पे काम करता है कि अननेसेसरी की जो चीजें हैं उनको हाइड कर दिया जाए और जो रिक्वायर्ड चीजें हैं सिर्फ उनको फिल्टर करके लाया जाए। जैसे आप जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन लिखते हो ना, तो आपको पता भी नहीं है कि राइट फंक्शन इंटरनली क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या फंक्शन चल रहा है उसका। आपको बस ये पता है कि राइट फंक्शन ये चीज प्रिंट करता है, आप उठा के प्रिंट कर देते हो। वो बैकएंड में उसकी क्या फंक्शनैलिटी चल रही है आपको नहीं पता है, इसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। जैसे आपके दिमाग में बहुत सारा डेटा, लेकिन हम आपसे जो पूछेंगे आप वही बताओगे, तो दिमाग में बाकी चीजें उनको आप हाइड कर देते हो, इसको डेटा हाइडिंग कहते हैं। और रिक्वायर्ड डेटा, एसेंशियल डेटा को आप निकाल के लेके आते हो, इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक चीज और समझें यहाँ, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो ऑब्जेक्ट में आपने क्या किया हुआ है? रिक्वायर्ड डेटा भेजा है, और इस रिक्वायर्ड डेटा पे काम करने वाले फंक्शंस। देखो अभी मैंने आपको मैं पेंट में एक चीज बताई थी, ये देखो जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो आप उस पर डेटा भेजते हो, तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है। इस मेमोरी के अंदर क्लास के सारे फंक्शंस आ जाते हैं और आपने जो डेटा भेजा है वो आ जाता है। तो क्लास के सारे फंक्शंस और आपके भेजे हुए डेटा, ये सब मिल करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेशन यानी आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि किसी भी लैंग्वेज में क्लास बनाना या ऑब्जेक्ट बनाना बेसिकली इनकैप्सुलेशन कहलाता है। हम यूनिट ही तो बना रहे हैं, सिंगल यूनिट बना रहे हैं, डेटा और फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, इसके और डिटेल एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट एक प्रॉपर और जो कॉमन सी डेफिनेशन है, कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है एनकैप्सुलेशन की, वो बस इतनी ही है कि आप किसी भी यूनिट के अंदर फंक्शंस और डेटा को एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बेसिकली आप यही कर रहे होते हो, एनकैप्सुलेशन कर रहे होते हो एक तरह का। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। मैं आपको इनहेरिटेंस समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखिए कि मान लीजिए आपको एक क्लास और बनानी पड़ी, स्टूडेंट के अलावा आप यहां पे एम्प्लॉय का या टीचर का, टीचर के नाम का, चलो टीचर के नाम का एक यहां पे क्लास बनाने वाले हो आप। टीचर का भी डेटा मैनेज करना है तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई टीचर की। तो आपको पता है टीचर से रिलेटेड भी यही सारी इंफॉर्मेशन होंगी। उसका रोल नंबर तो नहीं होगा, लेकिन टीचर की अपनी आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, क्लास भी नहीं होगी उसकी, लेकिन वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो डिटेल बदल जाएगी। तो हम यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे टीचर टी डिटेल करके। ठीक है, एक टी डिटेल करके फंक्शन बना लेंगे। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे टी एड्रेस करके, सॉरी, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे टी सैलरी डिटेल करके, सैलरी का एक क्लास बना देंगे, एक फंक्शन बना देंगे।
ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे भी हमें एक एड्रेस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास और जो टीचर हैं उनका भी तो एड्रेस होगा। तो अब देखिए, हो सकता है एड्रेस में सेम चीजें हमें चाहिए, वही होम नंबर, सिटी और पिन। तो यहाँ पे हम एड्रेस के नाम से दूसरा फंक्शन बनाएंगे। बट सी, ये अब फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, और ऐसे और भी फंक्शन हो सकते हैं जो यहाँ पे बने हो और उनकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ रही हो। तो जब भी किसी एक क्लास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शंस हो जो पहले से बने हैं और उनकी हमें किसी दूसरी क्लास में जरूरत पड़ रही है, तो हमें उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड्स, और क्या लिख देंगे, ऊपर वाली क्लास का नाम। तो देखो, ये जो स्टूडेंट है ये पेरेंट क्लास बन गई, और जो टीचर है वो चाइल्ड क्लास बन गई। अब आप क्या करेंगे, जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे लेट T1, टीचर 1 इज इक्वल न्यू टीचर के नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे टीचर की डिटेल भेजेंगे। ठीक है, टीचर की डिटेल में क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है। नेम हमने भेज दिया मान लो अरुण, ठीक है, अरुण भेज दिया, और उसकी आईडी वगैरह सारी डिटेल नहीं भेज रहे हैं, कुछ चीज़ें भेज रहे हैं। होम नंबर हमने भेज दिया 47, सिटी हमने भेज दी देहरादून, ठीक है, और हमने यहाँ पे पिन भेज दिया कुछ ऐसा करके, ये चीज़ें भेजी। तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन यहाँ पे भी होगा, कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन जो यहाँ पे नेम स्टोर करेगा, यहाँ पे होम नंबर स्टोर करेगा, यहाँ पे सिटी स्टोर करेगा, यहाँ पे पिन स्टोर करेगा। ठीक है, और दिस डॉट होम नंबर इज इक्वल दिस, ये बेसिकली नेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n इज इक्वल n ले लिया, या आप पूरा नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ले सकते हो होम नंबर इज इक्वल h, यहाँ पे ले सकते हो दिस डॉट सी, सिटी इज इक्वल सी, यहाँ पे लिख सकते हो दिस डॉट पिन इज इक्वल पी। आ गई सारी चीजें। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया है, वेरिएबल भी हमने सिटी और पिन के सेम बना रखे हैं, तो अब हमें यहाँ पे जब टीचर का एड्रेस चाहिए हो तो हम टी डॉट एड्रेस सीधे सीधे लिखेंगे, कॉल कर लेंगे। तो हमने ये एड्रेस कॉल किया। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है, देखो ये जो डिटेल आपने भेजी है, ये डिटेल कहाँ गई होगी, ये डिटेल बेसिकली क्लास, ये जो टीचर है इस क्लास के अंदर गई है। लेकिन इस क्लास के अंदर जब गई है तो हमने क्या किया, इसमें ये वाली क्लास तो एक्सटेंड की है, तो टीचर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना देगा, बट क्योंकि हमने स्टूडेंट को भी कॉल कर रखा है, और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, और हमने समझा है कि जब तक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इसके अंदर की कोई भी चीज यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम तो यूज करने वाले हैं, हम क्या यूज करने वाले हैं, एड्रेस फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो एड्रेस फंक्शन के साथ साथ हमें ये तीनों वेरिएबल भी यूज करने हैं। अब अगर आपने ये यूज किया तो ये यहाँ पे स्टूडेंट को, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को भी तो कॉल करना पड़ेगा, वो तो हमने किया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर नाम का एक कीवर्ड होता है, उसको लगा के कॉल कर दो। इससे क्या होगा कि ये जो चाइल्ड क्लास है ना, ये अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके और डेटा ये यहां से सीधे उस कंस्ट्रक्टर में भेज देगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखो, होम नंबर 47, सिटी देहरादून, और पिन यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखो हो क्या रहा था, अगर मैं इसको ना लगाऊं, इसको मैं ना लगाऊं, तो अभी आपको लग रहा है कि हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर भेज दिया है, कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू भेज दी है, यहाँ पे चली गई, तो डिटेल में डिटेल चली गई होगी, सैलरी में सैलरी चली हो गई होगी, जो अभी हमने लिखी नहीं है, बट लिखेंगे तो सारी चली जाएगी। तो अब होगा क्या, और क्योंकि हमने क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, तो सिटी और पिन जो है वो सीधे इस क्लास में चले गए होंगे, बट डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर को हमें कहीं ना कहीं कॉल करना होगा। तो जब हम चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे लिखते हैं सुपर। ठीक है, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ और देखो इसको रन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, और इंस्पेक्ट करेंगे आप, तो इंस्पेक्ट में आपको कंसोल में एक एरर भी मिलेगी। देखो, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डेराइव्ड क्लास। ठीक है, डेराइव्ड क्लास जो सेकेंड क्लास नीचे वाली क्लास होती है उसको डेराइव्ड क्लास बोलते हैं, और इसको मेन क्लास या सुपर क्लास बोलते हैं, और या पेरेंट क्लास बोलते हैं, इसको चाइल्ड क्लास या डेराइव्ड क्लास, ठीक है, या सब क्लास बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ता है। सुपर बेसिकली क्या करेगा,
जो सुपर क्लास है यानी जो पेरेंट क्लास है स्टूडेंट, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ये वाला जो डेटा है वो ऊपर वहां चला जाएगा और बाकी जो डिटेल होगी वो यहाँ चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, जब हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास पेरेंट क्लास के फंक्शंस या वेरिएबल्स को चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करने की कोशिश करते हैं। और यूज करने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज करना होता है, फॉलो करना होता है, आपको सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, तभी यहाँ का डेटा पास होकर के वहां पहुंचेगा। अब चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें समझते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारे एग्जांपल्स हटा देता हूँ और बहुत छोटे एग्जांपल्स लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं यहाँ से। हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट है, हम इसको क्लास ए बोल देते हैं, और एक क्लास है बी, क्लास बी बोल देते हैं। छोटे एग्जांपल्स। तो जब हम एक्सटेंड करेंगे क्लास ए को तो हमें पता है कि हम इसके अंदर कुछ भी बनाएंगे वो यहाँ आ जाएगा। मान लो इस क्लास के अंदर, क्लास ए के अंदर XYZ नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो इंडिया। ठीक है, और सेम नेम का फंक्शन XYZ नाम का ही फंक्शन हम यहाँ पे भी बना देते हैं, बट होगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसकी डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया थैंक यू सो मच। तो जब सेम नेम के फंक्शंस अलग अलग वेरिएबल में उसमें क्लास में बने हों और एक क्लास को दूसरे में इनहेरिट कर दिया गया हो, तो ऐसे केस में पता है क्या होगा, हमें पता है कि जब हम बी क्लास के XYZ फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, XYZ को कॉल करने की कोशिश करेगा, इसको भी और इसको भी। क्यों? क्योंकि जब हम इनहेरिट करते हैं तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बी क्लास के साथ साथ ए क्लास के फंक्शंस को भी इनहेरिट कर सकता है। भाई अभी तो हमने यही चीज समझी, मान लो ये लिखा हो यहाँ पे ABC, ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, दोनों अलग है। हम यहाँ पे लेट OB इज इक्वल न्यू बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमें पता है कि बी क्लास में क्योंकि ए क्लास इनहेरिट है इसलिए हम ABC को भी कॉल कर सकते हैं और XYZ को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये देखो दोनों आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज कि अगर हम नेम सेम रख दें, डेफिनेशन भले ही अलग है, नेम सेम रख लें, ऐसे केस में ये क्या करेगा, और इसको हटा देते हैं यहां से क्योंकि ये क्या कर रहा है, ABC तो अब रहा नहीं, XYZ है। हम XYZ को कॉल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला कॉल होगा। देखो यहाँ पे तो सेकंड वाला कॉल हो रहा है, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सेकंड वाला ये फर्स्ट वाले को ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड करने का मतलब है दूसरा वाला चलेगा, पहला वाला नहीं चलेगा। तो अब अगर हमें इन दोनों फंक्शन को ही कॉल करना हो तो यहाँ पे हमें पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि हम एक चीज को एक से ज्यादा तरीके से यूज कर पाए, मल्टीपल रोल प्रोवाइड कर पाए, है ना। तो हम इसी ऑब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा रोल प्रोवाइड करेंगे कि ये बी क्लास को भी इनहेरिट करेगा और यूज करेगा उसके फंक्शन को और ए क्लास के भी फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक है, सेम नेम है तब भी। तो वैसे देखा जाए तो अभी जब हम इनहेरिट कर रहे थे, इनहेरिटेंस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म ही है क्योंकि हम OB से इसको भी कॉल कर रहे हैं, इसको भी कॉल कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म तभी समझ में आएगा जब हम सेम नेम का फंक्शन बनाए और तब भी हम दोनों को कॉल कर पाए। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का यही मकसद होता है कि हम एक ही चीज से एक से ज्यादा टास्क प्रोवाइड कर पाए। जैसे आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है प्लस ऑपरेटर को, तो प्लस ऑपरेटर नंबर को जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, और अगर आपने स्ट्रिंग लिख दी, जैसे कि आपने लिख दिया ये स्ट्रिंग, दो अलग अलग स्ट्रिंग लिख दी, तो ये दोनों को कॉन्कैटिनेट करता है, इसमें एरर नहीं देगा ये। लेकिन अगर आप माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दो तो एरर आ जाएगी। प्लस में नहीं आती है, प्लस जोड़ देता है, कॉन्कैटिनेट करता है, तो इसका मतलब प्लस यहाँ पे दो काम करता है। नंबर आएगा तो ऐड भी कर देगा, स्ट्रिंग आएगी तो कॉन्कैटिनेट कर देगा। इसी को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का इनबिल्ट प्रीडिफाइंड डिफॉल्ट एग्जांपल है जो पहले से जावास्क्रिप्ट में है और बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो अदर लैंग्वेजेस हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, हम किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर पाते हैं, किसी फंक्शन को ओवरलोड कर पाते हैं, किसी फंक्शन की ओवरराइडिंग कर पाते हैं। ये सब पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। जैसे अभी XYZ इस XYZ को ओवरराइड कर रहा है, ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको ये चलने नहीं दे रहा है क्योंकि बाद में ये आया, जबकि चलना इसको भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसको भी कॉल कर सकते हैं, इसको भी, नेम सेम होने की वजह से कंफ्यूज हो रहा है तो बाद वाले को कॉल कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, OB को एक एरे के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे ले लो क्लास B और साथ में ले लो न्यू क्लास A।
का कंस्ट्रक्टर, दोनों का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब ओबी के पास दोनों के कंस्ट्रक्टर कॉल होकर के उनके रिजल्ट्स हैं। हम क्या करेंगे, ओबी डॉट लूप लगा देंगे। जैसा भी मैं बता भी रहा था, फॉर ईच नाम का एक लूप होता है जो किसी एरे की हर एक वैल्यू के लिए काम करता है। यहाँ पे आप लिखो फंक्शन और इसके अंदर आप कोई वेरिएबल का नाम दे दो जैसे कि x, और इस फंक्शन को बना दो यहाँ पे फॉर ईच के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट ले लो। इसमें आप x डॉट जो हमारे फंक्शन का नाम है, क्या नाम है, xyz कॉल कर दो। तो फॉर ईच क्या करता है, इस एरे की एक एक वैल्यू को उठा के इस फंक्शन के अंदर पास कर देगा। इस फंक्शन में जो वेरिएबल है x उसमें चला जाएगा और x डॉट xyz कॉल कर देंगे। तो जब ओबी के पास, ओबी की इस वैल्यू के पास ये पहला वाला जाएगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये पहले वाले को कॉल कर देगा, और जब दूसरा वाला जाएगा इसमें तो ये दूसरे वाले को कॉल कर देगा। हम इसको रन कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो ये दोनों आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है पॉलीमॉर्फिज्म, किसी एक ही वेरिएबल को हमने दो अलग अलग टास्क में असाइन कर दिया। अभी तक ये एक ही ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा था डिफरेंटली, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है डिफरेंटली। तो हमें यहाँ पे फॉर ईच फंक्शन भी लगाना पड़ा, एक लूप का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ा। और यही वो तरीका है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को मैनेज करना चाहो, बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करना चाहो तो लूप लगा के कर सकते हो। एंड सी गाइज, ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे अभी जो आपने देखा है ये आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बहुत ही बेटर है। बट अगर आप ऊप्स में अपनी एक्सपर्टीज करना चाहते हो तो आपको ऊप्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, अब बहुत सारा डेटा मैनेज करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करिए गूगल से सर्च करके। एंड ये डिटेल टॉपिक है, इस लेक्चर में बहुत डिटेल में ज़्यादा जाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं इससे भी एक सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा। बाद में एक प्रॉपर सीरीज अलग से बनाऊंगा 10 12 15 लेक्चर्स की, जिसमें ऊप्स के एक एक कॉन्सेप्ट के मल्टीपल प्रैक्टिस सेट के साथ, मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ आपको समझाऊंगा। तो और एक्सपर्टीज आएगी इसमें और आप ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। बट अभी आपने जितना देखा है वो ऊप्स का बिल्कुल कोर पार्ट है और इसी से आप इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो और नेक्स्ट फर्दर आप इसे एक्सप्लोर करके समझ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।